नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत में जो पहली बड़ी यूरोपीय शक्ति आई, पुर्तगाली, उनके सफ़र और असर पर बात करेंगे। हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ जानकारी हैं, जिनमें पुर्तगाली मौजूदगी का जिक्र है, कुछ तस्वीरें भी हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं, है ना, कि भाई ये पुर्तगाली आए कैसे, यहाँ टिके कैसे, उनकी नीतियाँ क्या थीं और हाँ, भारत पर असर क्या छोड़ा उन्होंने। और ये सब हम जो हमारे पास स्रोत हैं, उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। और देखिए, शुरू करते ही एक मज़ेदार बात सामने आती है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई अंग्रेज़ पहले आए, पर सच तो ये कि पुर्तगाली, वो तो सदियों पहले आ गए थे। सोचिए, मुगल साम्राज्य ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जिसे एस्तादो द इंडिया कहते थे, वो यहाँ आ चुकी थी। है ना सोचने वाली बात? तो चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। एस्तादो द इंडिया, नाम भी बड़ा दिलचस्प है ना? भारत का राज्य। शायद इरादे सिर्फ व्यापार के नहीं थे। ये पहली यूरोपीय कंपनी थी जो संगठित रूप से भारत आई। और इसका हीरो कौन? वास्को डी गामा, 1498 में, समुद्री रास्ते से। जी बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आप सोचिए, यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री रास्ता, इसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया एक तरह से। और मजे की बात यह है, इस मुश्किल सफर में उनकी मदद की थी एक गुजराती नाविक ने, अब्दुल मजीद। अच्छा। हाँ, ये कोलंबस वाली बात नहीं हुई। वो भी निकले थे भारत खोजने 1492 में, पर पहुंच गए अमेरिका और वहां के लोगों को रेड इंडियन समझ लिया। वास्को डी गामा कामयाब रहे। वो पहुंचे मालाबार तट पर कालीकट। कालीकट। वहां के राजा थे जेमोरिन, है ना? उन्होंने स्वागत किया। हाँ। जेमोरिन ने स्वागत तो किया, लेकिन वहां पहले से जो अरब व्यापारी थे ना, हाँ। उन्हें ये नया खिलाड़ी पसंद नहीं आया। उनमें थोड़ी कह सकते हैं इनसिक्योरिटी आ गई। भाई ये कौन आ गया यूरोप से सीधा? जाहिर है। और जैसा आपने कहा, मकसद साफ था, मसाले, खासकर काली मिर्च। यूरोप में तो बहुत मांग थी इनकी। लेकिन ये व्यापार उनके लिए कितना कितना फायदेमंद रहा? क्या वाकई इतना कि वो यहीं जमने का सोचने लगे? फायदेमंद? अरे साहब, ये तो खजाना हाथ लगने जैसा था। कहते हैं कि वास्को डे गामा जब पहली बार मसाले भरकर वापस यूरोप गया ना, तो उसे अपनी पूरी यात्रा के खर्चे का 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? जी हाँ, 60 गुना। अब आप सोचिए, ये आंकड़ा सुनकर पुर्तगाल के राजा और व्यापारियों की क्या हालत हुई होगी। बस इसी लालच ने उन्हें प्रेरित किया कि इस व्यापार पर तो कब्जा करना ही करना है। जाहिर सी बात है, इतना मुनाफा देखकर तो और भी लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर 1500 में एक और पुर्तगाली कमांडर आए, पेड्रो अल्वेरेस कैब्राल। उनके साथ भी एक किस्सा जुड़ा है। रास्ते में तूफान आया, जहाज भटक गया पश्चिम की तरफ, और उन्होंने अनजाने में ही ब्राजील खोज निकाला। अरे वाह, मतलब भारत आते आते ब्राजील मिल गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये शुरुआती यात्राएं सिर्फ भारत तक ही नहीं रहीं, दुनिया के नक्शे पर नए देश भी जुड़ रहे। खैर, किब्राल जब कालीकट पहुंचे तो उन्होंने फैक्ट्री लगानी चाहिए, पर अरब व्यापारियों ने विरोध किया, हिंसा हुई, उन्हें कोचीन जाना पड़ा। तो यहीं से वो टकराव वाला दौर भी शुरू हो गया था। तो मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, अब नियंत्रण की बात आ रही थी। यहीं पर शायद वो पहले गवर्नर या वाइसरॉय आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में। उनकी वो मशहूर ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति। ये क्या थी? नाम से तो लगता है समुद्र पर ही ध्यान था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नीला जल नीति अल्मेडा की एक सोची समझी रणनीति थी। उनका मानना था कि देखो, पुर्तगाल देश छोटा है, भारत इतना विशाल, यहाँ जमीन पर किले बनाकर इलाके जीतना महंगा भी है और मुश्किल भी। इससे अच्छा है कि हम अपनी नेवी, अपनी नौसेना पर ध्यान दें, हिंद महासागर पर दबदबा बना ले, मतलब समुद्र के स्वामी बन जाएं। अगर समुद्र हमारे कब्जे में, तो व्यापार अपने आप हमारे कंट्रोल में। सोच तो अच्छी थी, पर क्या ये कामयाब हुई? समुद्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, शायद इसीलिए उनके बाद जो आए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 तक, उन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उन्होंने क्या अलग किया? यहाँ से कहानी शायद ज्यादा दिलचस्प होती है। बिल्कुल, अल्बुकर्क की सोच एकदम अलग थी। उन्हें समझ आ गया था कि भाई सिर्फ नौसेना से बात नहीं बनेगी, जमीन पर भी पैर जमाने पड़ेंगे। इसीलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक का दर्जा मिला। और उनका सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक कदम 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह। हाँ। उनसे गोवा छीन लिया। ये मास्टर स्ट्रोक था। गोवा की लोकेशन देखिए, बेहतरीन बंदरगाह और स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण। अल्बुकर्क ने गोवा को भारत में पुर्तगाली हेडक्वार्टर बना दिया और ये अगले 450 साल तक बना रहा।
उन्होंने अल्मेडा की वो ब्लू वाटर पॉलिसी को एक तरह से पलट दिया। कहा जमीन भी जरूरी है। गोवा जीतना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सिर्फ एक शहर से तो काम नहीं चलता। पकड़ मजबूत करने के लिए और क्या किया उन्होंने? अल्बुकर्क ने कई और काम किए। एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी नीति थी उनकी। उन्होंने पुर्तगाली मर्दों को भारतीय औरतों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, क्यों? इसके पीछे सोच ये थी कि एक मिक्स्ड आबादी तैयार हो जो पुर्तगाल के राजा के प्रति वफादार हो। उस जमाने के हिसाब से ये काफी अलग सोच थी। और एक और बात जो हमारे स्रोतों में मिलती है, अल्बुकर्क ने अपने कब्जे वाले इलाकों में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर? राजा राममोहन राय से भी पहले? जी हाँ, उनसे लगभग 300 साल पहले। हालांकि ये रोक शायद उन्हीं इलाकों में रही होगी जहां उनका सीधा नियंत्रण था, पर यह कदम तो था। और उस वक्त की बड़ी भारतीय ताकतों से कोई संबंध, जैसे मुगल? अल्बुकर्क के टाइम तो नहीं, पर बाद में पुर्तगालियों ने मुगलों से भी रिश्ते बनाए। अकबर के साथ? बल्कि हमारे स्रोत बताते हैं कि अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह को भी समुद्र में अपने जहाज चलाने के लिए पुर्तगालियों से कार्टास खरीदना पड़ता था। कार्टास? ये क्या चीज थी? कोई टैक्स जैसा या परमिट? हाँ, आप इसे एक तरह का लाइसेंस या पास समझ लीजिए। पुर्तगाली खुद को हिंद महासागर का मालिक समझने लगे थे। उनका कहना था कि हमारी इजाजत के बिना कोई भारतीय या अरब जहाज यहाँ व्यापार नहीं कर सकता। जिसके पास ये कार्टास नहीं होता था उसे वो या तो लूट लेते थे या डुबो देते थे। अरे, ये तो सीधी दादागिरी हुई। बिल्कुल। और कुछ चीजें जैसे काली मिर्च या हथियार, वो तो कार्टास होने पर भी ले जाने की इजाजत नहीं थी। ये उन्होंने अपनी नेवी की ताकत के दम पर व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए किया था। दिखाता है कि कैसे उन्होंने नियमों को अपने हक में मोड़ा। तो गोवा के अलावा पश्चिमी तट पर और कहां-कहां अड्डे बनाए उन्होंने? दमन, दीव, इनका नाम भी आता है। बिल्कुल। गोवा तो था ही, साथ में दमन, दीव, सालसेट जिसे वसई कहते हैं, चौल, बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे जो बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। हाँ, वो किस्सा भी है। और बंगाल में हुगली तक। पूरब में भी सेंट थॉमे, चेन्नई के पास, नागपट्टिनम, यहाँ भी उनकी बस्तियां थीं। और सिर्फ भारत में नहीं, दूर तक फारस की खाड़ी में होर्मुज, उधर मलेशिया में मलक्का, ये सब उनके कंट्रोल में थे ताकि समुद्री रास्तों पर पकड़ बनी रहे। मतलब सिर्फ राज ही नहीं किया, अपने साथ कुछ नई चीजें भी लाए वो, जिनका असर आज तक है। काजू, ये सब पुर्तगाली ही अमेरिका से लाए थे भारत। तंबाकू और आलू, ये तो आज हमारे खानपान का हिस्सा है। सोचिए, ये पुर्तगाली लाए थे। जी हाँ। और तकनीक की बात करें तो भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, वो भी 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने ही लगाया। प्रिंटिंग प्रेस भी? हाँ, इससे किताबें छपने लगीं, खासकर धर्म से जुड़ी। फिर जहाज बनाने की यूरोपियन तकनीक भी लाए। और आर्किटेक्चर में वो गॉथिक स्टाइल उनके चर्चों में दिखता है। और वास्को डिगावा की बात करें, वो सिर्फ एक बार आके चले गए या? नहीं, वो पहली यात्रा 1498 के बाद 1502 में फिर आए। इस बार ज्यादा तैयारी और कह सकते हैं ज्यादा गुस्से के साथ। फिर तीसरी और आखिरी बार आए 1524 में पुर्तगाली वाइसराय बनकर, लेकिन इसी बार कोचीन में उनकी मौत हो गई। तो कुल 3 बार आए वो। लेकिन जैसा होता है, हर ताकत का एक वक्त होता है। इनका दबदबा हमेशा तो नहीं रहा। पतन कैसे हुआ? मुगलों से टकराव का इसमें हाथ था? हाँ, कई वजहें थी। एक तो जब ब्राजील मिल गया तो उनका ध्यान उधर बटने लगा। वो ज्यादा मुनाफे वाला सौदा लगा उन्हें। दूसरे, उनकी जो धार्मिक नीतियां थीं, थोड़ी कट्टर, जबरन धर्म बदलवाना, इससे लोग नाराज हुए। वो सो कर्टाज वाली लूट खसोट ने भी दुश्मन बनाए। और फिर सबसे बड़ी बात, 17वीं सदी में डच और अंग्रेज आ गए। वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे। हाँ, नई यूरोपीय शक्तियां। बिल्कुल। उनसे इनकी टक्कर हुई और मुगलों से भी बिगड़ी। जैसा आपने कहा, 1632 में शाहजहां ने उन्हें हुगली से निकाल बाहर किया। बंगाल में उनकी मनमानी बहुत बढ़ गई थी। मराठों ने भी उन्हें चुनौती दी, उनसे सालसेट और बेसिन छीन लिए। धीरे धीरे उनकी ताकत सिमटती गई। लेकिन गोवा, दमन, दीव, यहाँ तो वो बहुत बाद तक टिके रहे। मतलब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, पर ये इलाके तो। हाँ, ये अजीब बात है। ये 3 इलाके 1961 तक पुर्तगाल के कब्जे में रहे,
भारत सरकार ने बहुत कोशिश की कि बातचीत से मामला सुलझा जाए, पर पुर्तगाल मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत को फौजी कार्रवाई करनी पड़ी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। जी, करीब 36 घंटे लगे और भारतीय सेना ने इन इलाकों को आज़ाद करा लिया। उस वक्त वहां पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे एंटोनियो सिल्वा। उन्होंने सरेंडर कर दिया। और फिर गोवा का भारत में विलय कैसे हुआ? आज़ादी के बाद 1962 में संविधान में 12वां संशोधन हुआ। गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर वहां लोगों ने मांग उठाई, आंदोलन हुए और 1987 में 56वें संशोधन से गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे, जो अब दादरा और नगर हवेली के साथ मिल गए हैं। और गोवा आज एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, पर इतिहास और संस्कृति में बहुत अमीर। तो इस पूरी कहानी का सार देखें तो ये निकलता है कि पुर्तगाली, वो एस्तादो दा इंडिया वाले, वो समुद्री रास्ते से आने वाले पहले यूरोपियन थे। सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहे, गोवा जैसे इलाके जीते, शासक बने, नई फसलें लाए, तकनीक लाए और लगभग 450 साल एक लंबा वक्त बिताया यहाँ, जो 1961 में जाके खत्म हुआ। वाकई एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है। चलिए, जो मुख्य बातें थीं उन्हें एक बार फिर देख लेते हैं। समुद्री रास्ते से आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली, वास्को डी गामा की 1498 की यात्रा अहम, एल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, फिर एल्बुकर्क का गोवा जीतना और जमीन पर ध्यान देना, वो कार्टास सिस्टम, तंबाकू, आलू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई चीजें, और गोवा, दमन, दीव में 1961 तक राज, जिसे ऑपरेशन विजय ने खत्म किया। या वो कार्टास सिस्टम चलाया, या अल्बुकर्क ने वो शादी वाली पॉलिसी अपनाई। क्या इन शुरुआती कदमों ने, चाहे वो कामयाब हुए या नहीं हुए, बाद में जो यूरोपीय ताकतें आईं, डच, फ्रेंच, खासकर अंग्रेज, क्या उनके लिए किसी तरह का कोई मॉडल या कोई सबक तैयार किया? दिलचस्प सवाल है। क्या उन्होंने पुर्तगालियों की गलतियों से कुछ सीखा या उनकी कामयाब रणनीतियों को शायद अपने तरीके से अपनाया? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक शक्ति का अनुभव, अच्छा हो या बुरा, वो अनजाने में ही आने वाली शक्तियों की सोच और उनके प्लान को एक दिशा दे सकता है। बिल्कुल, एक विचारणीय प्रश्न। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।